नमस्ते दोस्तों, अनुविता चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम ऊर्जा संसाधन की बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने ऊर्जा संसाधन पर अपना एक वीडियो बनाया है। आज जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं ऊर्जा संसाधन से संबंधित हमारा दूसरा भाग है। इस वीडियो में आपको प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा संसाधनों की जानकारी प्राप्त होगी, जिसमें आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश, हवा, ज्वार भाटा और भूगर्भीय उष्णता पर प्रक्रिया कर मनुष्य किस प्रकार से अपने लिए ऊर्जा संसाधन का जुगाड़ करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल ऊर्जा से। बहते पानी की गतिज ऊर्जा से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग कर जल विद्युत का उत्पादन होता है। जल ऊर्जा के कारण पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती और जल विद्युत का उत्पादन करते समय उपयोग में लाए गए जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पंजाब का भाखड़ा नंगल और महाराष्ट्र की कोयना परियोजना है। दोस्तों, प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा संसाधन स्थायी रूप से रहता है। इसका हम निरंतर उपयोग कर सकते हैं। एक बार इनका उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा भी इनका उपयोग किया जा सकता है। ये संसाधन प्रकृति में विपुल मात्रा में तथा आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। ये ऊर्जा संसाधन स्वच्छ तथा प्रदूषण रहित हैं। ये अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। इन प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए जिस तकनीकी की आवश्यकता होती है, इसे विकसित करना थोड़ा खर्चीला होता है, परंतु ये ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के लिए पूरक होते हैं। अभी हमने प्रक्रियाओं पर आधारित ऊर्जा संसाधन की कुछ विशेषताएं देखी तथा जल ऊर्जा संसाधन के विषय में जानकारी ली। अब हम चलते हैं पवन ऊर्जा की ओर। दोस्तों, अक्सर हम गांव की ओर जाते समय इस प्रकार के पंखे देखते हैं। यही पंखा पवन ऊर्जा के लिए उपयोग में लाया जाता है। मानव इस संसाधन का उपयोग सैकड़ों वर्षों से करता आ रहा है। पहले जब हम गांव जाते थे तो गेहूं के भूसे को अलग करने के लिए हवा का उपयोग किया जाता था, जिसे ओसाना कहते हैं। परंतु अब गांव ने भी प्रगति कर ली। नई नई मशीनों के आविष्कार से अब गांव के बच्चे भी ओसाना शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते। खैर, कोई बात नहीं। आपने पाल पर चलने वाली जलपोत देखे होंगे। यह भी पवन ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। आजकल पवन शक्ति का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी हो रहा है। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की गति प्रति घंटा 40 से 50 किलोमीटर होना आवश्यक है। इस हवा की गति से इस पवन चक्की के पत्ते घूमने लगते हैं, जिससे गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग खेती, घरेलू उपयोग और उद्योग धंधों के लिए किया जाता है। भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में अनेक स्थानों पर पवन ऊर्जा केंद्र हैं। अब हम जिस ऊर्जा संसाधन की बात करने जा रहे हैं उससे आप सब परिचित हैं। इस चित्र को देखिए। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, सौर प्लेट, जिससे हम सौर ऊर्जा लेते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश और उष्णता मिलती है। सौर ऊर्जा का प्रखरता या सौर ऊर्जा की प्रखरता पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधों में सबसे अधिक होती है। भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भरपूर अवसर हैं। इसका मुख्य उदाहरण हम महाराष्ट्र के धुले जिले के साक्री स्थित सौर विद्युत परियोजना को देख सकते हैं। इस सौर ऊर्जा द्वारा कुकर, बिजली के दिए, हीटर, वाहन आदि उपकरण चलाए जा सकते हैं। आजकल बड़े बड़े टावरों में भी और होटलों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग करके
सोलार वाटर सप्लाई किया जाता है, जो गर्म पानी होता है तथा नहाने के काम आता है। इससे काफ़ी हद तक बिजली की बचत होती है तथा गैस की भी बचत होती है। सौर ऊर्जा का निर्माण सूर्य किरणों की प्रखरता तथा सूर्य के आकाश में होने के समय पर निर्भर करता है, अर्थात जिस मौसम में सूर्य की किरणें सोलार प्लेट पर आसानी से पड़ेंगी और सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, उस समय तक हमें सौर प्लेट के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। परंतु बरसात और ठंड के दिनों में बहुत कम सौर ऊर्जा का उपयोग हो पाता है। कभी कभी तो यह नहीं के बराबर भी होता है। अब हम देखेंगे सागरीय ऊर्जा को। दोस्तों, सागर में उठने वाली लहरें एवं ज्वार भाटा सागर जल हलचलें हैं। ये हलचलें समुद्र में निरंतर होती रहती हैं। इन लहरों की गति और शक्ति का उपयोग करके विद्युत उत्पादन की तकनीक अब विकसित हो गई है। इस उत्पादन में लहरों की गतिज ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा भी प्रदूषण मुक्त और अक्षय है। भारत जैसे प्रायद्वीपीय देश में इस ऊर्जा का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। इसलिए भारत में इस प्रकार की परियोजनाएं प्रारंभ करने के प्रयास चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रक्रियाओं पर आधारित अंतिम ऊर्जा संसाधन, जो कि है भूगर्भीय ताप ऊर्जा। हम पृथ्वी पर अक्सर गर्म पानी के स्रोत देखते हैं, जिन्हें कुंड भी कहा जाता है, जिनमें हमेशा 12 महीने पानी गर्म रहता है। ये गर्म पानी के स्रोत मानव के लिए हमेशा कौतूहल के विषय रहे हैं। ये स्रोत वज्रेश्वरी, मणिकरण आदि स्थानों पर देखे जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान प्रति 32 मीटर 1 अंश सेल्सियस से बढ़ता है। पृथ्वी के इसी आंतरिक भाग के तापमान का उपयोग करके मनुष्य ने विद्युत उत्पादन करने की प्रक्रिया अवगत कर ली है। इस भूगर्भीय ताप का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। भारत में हिमाचल प्रदेश में मणिकरण नामक स्थान पर ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस ऊर्जा का उपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि यह बहुत अधिक खर्चीला होता है। प्रक्रियाओं पर आधारित जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा और भूगर्भीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा संसाधन अजैविक हैं तथा प्रदूषण रहित हैं। इन्हें हम हिंदी में अक्षय ऊर्जा संसाधन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हमने अपने ऊर्जा संसाधन के पहले वीडियो में आपको लकड़ी, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, बायोगैस, कूड़ा जैसे पदार्थों पर आधारित ऊर्जा संसाधनों के विषय में बताया था। इस वीडियो में जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा तथा भूगर्भीय ताप ऊर्जा की जानकारी हमने आपको दी। एक विशेष बात जो मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ये सभी ऊर्जा संसाधन हमारे लिए बहुत अधिक और भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु निरंतर बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण इन ऊर्जा संसाधनों की मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए ये ऊर्जा संसाधन समाप्त न हों और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कता से करना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी, जो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे पेट्रोल और डीजल जैसे ऊर्जा संसाधनों की बचत करने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपनी बाइक या कार की जगह साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। बिजली की बचत करने के लिए अलग अलग कमरों में बैठकर टीवी न देखकर एक साथ ही एक ही कमरे में बैठकर टीवी देखा जा सकता है।
इस तरह के बहुत से उपायों से हम ऊर्जा संसाधनों की बचत कर सकते हैं। यदि ऐसे कोई और उपाय जिनसे ऊर्जा संसाधनों की बचत हो सकती है आपके पास हैं तो उसे ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अंत में यही कहूँगी कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।